सम्मानीय मंच, उपस्थित विद्वज्जन, अभी श्वेता जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बुंदेलखंड का जो पूरा भूगोल है, जो माटी है, बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलखंड की वाणी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तो आग है यहाँ के पानी में। तभी तुलसीदास जी को जब अकबर ने बुलावा भेजा तो उन्होंने दो टूक कह दिया था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, और तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। इतनी प्रखरता से अपनी बात को कहने की जो बात है वो शायद बुंदेलखंड के अलावा कहीं नहीं। इसी जब प्रवीण राय को टीकमगढ़ ओरछा से बुलाया गया था तब भी उन्होंने कहा था कि विनती राय प्रवीण की सुनिए साय सुजान, और झूठी पातर भकत है बारी बायस्वान। तो इतना दो टूक जवाब देने की जो क्षमता है वो बुंदेलखंड के लोगों में भी, लोगों में ही है। तो मैंने तो एक बार ये भी सुझाव दिया था कि बुंदेलखंड के अलग से एक रेजिमेंट भी बनना चाहिए। जिस तरह से अलग अलग रेजिमेंट हैं, जिस तरह के यहाँ के लोगों का हम वीरता के शौर्य की गाथाएं सुनते हैं, एक अलग बुंदेलखंड की रेजिमेंट बने। मैं तो पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ, जो मैडम जो काम कर रही हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि से कैसे उरण हुआ जाता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब ने एक बड़ा काम किया जो हमें विश्वविद्यालय देके गए, और उसी तरह की परंपरा का अनुगमन करते हुए डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम ने ये जो बड़ा संकल्प लिया है, ये कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं है। हम सबको सुनने में लग सकता है, लेकिन ये जो संकल्प है, और जब संकल्प की शक्ति आती है तो ईश्वर उसको करने का साहस भी देते हैं। तो वो साहस भी ईश्वर ने दिया हुआ है, और उनके साथ इतने सारे लोगों की एक टीम बन चुकी है। सचिन चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर मनीष जैन जी, पंकज सोनी जी, ये सब मंच पर विराजे हुए लोग हैं। ये सब मिलकर, अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इस भाव से वो पूरा बुंदेलखंड को समेटे हैं, सहेजे हैं। और ये सारे काम कितने दुस्साध्य हैं, कितने चुनौतीपूर्ण हैं, ये आप समझ नहीं सकते। लोगों को एकत्रित करना, उनकी मेजबानी करना, उन सब की, और उस दौर में जब उनका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, उस सब विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में वो अपना एक प्राचार्य का दायित्व भी निभा रही हैं और साथ में ये कार्य भी कर रही हैं। मैं पत्रकारिता का काम कर रहा हूं, उसमें जहां तक आपको जानकर आश्चर्य हो, तो मध्य प्रदेश का पहला दैनिक मध्य प्रदेश का सागर से निकला था, प्रकाश नाम से। तो सागर से निकला था, मास्टर बलदेव प्रसाद ने बड़े बाजार से, चकराघाट से उसको निकाला था। जो आज हम ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज का पहला कॉन्सेप्ट सागर में आया था, मिनट मिनट की डायरी, वो भी मास्टर बलदेव प्रसाद ने सागर से निकाला। तो यहाँ की पत्रकारिता भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनूठी है। आप जब सागर की पत्रकारिता के चरित्र को देखेंगे तो कभी वह किसी भी धौंस दपट में नहीं आई, किसी दबाव में नहीं आई। जो कहना है कह दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा गया था कि आप केवल एक पंक्ति हटा लीजिए, वो पंक्ति का मैं जिक्र नहीं करूंगा, थोड़ा सा राजनीतिक हो जाएगा, और उसके बदले में आपको सोने के तोला से तौल दिया जाएगा। एक पंक्ति हटा लो। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वो पंक्ति नहीं हटाई। ये है यहाँ की पत्रकारिता, ये है यहाँ की अभिव्यक्ति जो कभी सेट नहीं होती। तो इस तरह की पत्रकारिता करने वाले मास्टर बलदेव प्रसाद, यहाँ पर पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी, वो क्या कहते थे, जन्म जन्म के हम हैं बागी, लिखी बगावत भाग हमारे, जेलों में ही कटी जवानी, ऐसे ही कुछ पड़े सितारे। इस भाव से पत्रकारिता की है। तो हमारे यहाँ की पत्रकारिता के जो तेवर हैं बड़े तल्ख रहे हैं, और इस पत्रकारिता के तेवर में दमोह से भी बहुत सारे अखबार निकले, दतिया से निकले, छतरपुर बड़ी उर्वर भूमि है पत्रकारिता की। छतरपुर से तो पत्रकारिता का जो प्रतिष्ठन हुआ है, और वो दबंगई से जो पत्रकारिता आज भी की जाती है, उसका कोई तोड़ नहीं मुझे लगता है। एक से एक बड़े धाकड़ पत्रकार, राजेश बादल, शिवराज पटेरिया जी जैसे बड़े बड़े देश को पत्रकार दिए हैं। सागर की धरा ने भी, सागर के विभाग ने भी, और थोड़ा बहुत सहयोग हमारे संस्थान का भी है, उसने भी देश को 150 ऐसे पत्रकार दिए हैं जो आज राष्ट्रीय अखबारों में, चैनल्स में काम कर रहे हैं। उन सब का मैं लिपिबद्ध तरीके से, मैडम ने करा लिया। देखिए, करने वाले से बड़ा कराने वाला होता है। रामायण में हनुमान जी की शक्तियों को जागृत कराने का काम जामवंत ने किया था। का चुप साध रहे बलवाना, एक छलांग लांघकर वो चले गए थे, वो लंका दहन कराए थे। तो मैडम हम सबके लिए जामवंत की भूमिका में है,
हम सबको अनवरत प्रेरित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, और हम सबके अंदर वह ऊर्जा व उत्साह लगातार भरती रहती है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सबकी बड़ी साझी जिम्मेदारी है कि जितनी जितनी आहुतियां इस पावन और पुनीत यज्ञ में दे सकें, पूरे प्राणपण से जो देख सकते हैं, ज्ञान की, धन की, समय की, वो सब देंगे। तो मुझे लगता है यह उनका अनुष्ठान सिद्ध होगा, सार्थक होगा। आप सबने मुझे सुना, समय दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपने सागर नगर की पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं समग्र बुंदेलखंड की। और हम ये चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी का जो बिगुल है वो सबसे पहले, जैसा मैंने पुस्तकों में, मैं विद्यार्थी पत्रकारिता की नहीं हूँ, इतिहास की नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि बुंदेलखंड से ही शुरुआत हुई थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, और पेपर भी यहाँ से ही पहला निकला था। उदन मार्तन वो वहाँ से निकला, लेकिन हमारे बुंदेलखंड का पहला पेपर। जी जी। तो बुंदेलखंड की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान हमारे बुंदेलखंड के लोगों का रहा है, हम जानेंगे डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जी से कि आपकी इतिहास समिति क्या कर रही है। आप उसके संयोजक हैं, कृपया आप बताएं। और बहुत जल्दी इतिहास समिति का कार्य पूरा हो, मैं बड़ी आशा से आपको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजेश श्रीवास्तव जी। माननीय कुलपति महोदय एवं मंचासीन अतिथि और सदन में उपस्थित सभी, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको बता दें कि जो मौखिक इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। हम मौखिक इतिहास पर गए तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें मिली, एक द्विज किशोर का पारिचित्य कटक मिला। उस कटक की कुछ पंक्तियां हैं। बुढ़वा मंगल कीन श्री रत्नेश नरेश ने, जुड़े सकल परवीन कौन भगवती शीर्ष पर। बुढ़वा मंगल में जुड़े राजन सहित नवाब, रह न जावे देश में कलकत्ते को साथ। यानी कि 1836 में चरखारी के नरेश रतन सिंह ने बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया, और उसमें सभी 42 रियासतों के राजा रजवाड़े एकत्रित हुए, और उन्होंने माँ भगवती के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई कि अंग्रेजों को भारत में रहने नहीं देंगे। यानी अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता का पहला प्रस्ताव हमारे बुंदेलखंड में चरखारी में पारित हुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और दूसरा, चूंकि पूरे बुंदेलखंड की बात करना है, एक रानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र मिलता है हमें। वो रानी लक्ष्मीबाई इस पत्र को लिखती है बानपुर राजा मर्दन सिंह को। वो लिखती है, श्री श्री महाराजा मर्दन सिंह जुदेव एते श्री श्री महारानी लक्ष्मीबाई, आपर अपन के समाचार भले चाहिए। आपर अपन की व सागर बारे की व नाना साहब की व ताटका टोपे की सलाह भई थी कि स्वराज भाव चाहिए। यही सलाह पर डटो रहने हैं, कैसे कि भारत अपन को देश है, ये विदेश इनकी गुलामी करबो अच्छो नहीं है, इनसे लड़वो अच्छो है। पाती समाचार देवे में आवे, मिति क्वार बधी संवत 1914 मुकाम कांति। तो आप देखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई का पत्र 3 बातें स्पष्ट करता है। चार्ल्स बाल, जितने भी हिस्टोरियंस है चार्ल्स बाल से, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को हम झांसी दे देते तो वो युद्ध नहीं करती, लेकिन यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई लिख रही है भारत अपन को देश है, तो वो पूरा का पूरा सिरे से इस पत्र को पढ़कर खारिज हो जाता है। दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज की बात की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे पहले स्वराज की बात कर चुकी थी, स्वराज भाव चाहिए। और तीसरी बात जो अंग्रेज कहते हैं, या अंग्रेज परस्त इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि 1857 की क्रांति की कोई प्लानिंग नहीं थी, यह तो एक भगदड़ मात्र थी। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई लिख रही है, आपर अपन की व सागर बारे की व नाना साहब की व ताकत टोपे की सुलह भई थी कि स्वराज भाव चाहिए। यानी कि 21 नवंबर 1853 को जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई और शोक संवेदना व्यक्त करने भानपुर के राजा मर्दन सिंह गए, सागर के राजा भगत बली गए, ताकत टोपे गए, नाना साहब गए, तब ये प्लानिंग हुई थी कि हमें मिलकर पूरे बुंदेलखंड से अंग्रेजों को बाहर करना है। तो आप देखिए ये पत्र कितनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताता है। और आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर मर्दन सिंह का कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन जब हमने ये देखा कि पत्र रानी लक्ष्मीबाई ने लिखा है मर्दन सिंह को, तो हमने मर्दन सिंह के बारे में खोजा।
तो मर्दन सिंह के बारे में हमें लोकगीतों में पता चला। एक लोकगीत मिलता है, का कहिए बानपुर उबारे की, मर्दन सिंह नपत जुजारे की, सेना सजन भजन रमतूला, छोटे समन नगारे की, अंग्रेजन के घरे उतर गई पहनी दांत उदारे की, का कहिए बानपुर उबारे की, मर्दन सिंह नपत जुजारे की। तो उससे पता चलता है मर्दन सिंह कितना बहादुर व्यक्ति था। और जब हमने आर्काइवल सोर्सेज को देखा, डब्ल्यू सी अर्सकाइन जबलपुर के कमिश्नर थे और प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर सागर के थे MC ओमनी, इनके जो पत्र व्यवहार था उसमें स्पष्ट कहा गया कि मर्दन सिंह बहुत खतरनाक है और अंग्रेजों का तो ये जानी दुश्मन है और कदापि कोई अंग्रेज भूलवश इसके सामने न जाए। तो ये बात लिखी हुई है। तो आप देखिए कितने बहादुर लोग थे। और बखत बली की बात हुई है, मर्दन सिंह के सहयोगी थे और उनका एक सेनापति था बोधन दहुआ, वो भी लोकगीतों में उसके बारे में जानकारी मिलती है। बोधन खाई फिरत दहुआ, महाराज खात फिरत अंग्रेजन, काटत ककरी जहुआ, गड़ा से रैली तक मारे फौज भरंगी कहुआ, सब लोग भागलो भैया दहुआ हो रहा हुआ। तो आप देखिए कि ये बुंदेलखंड का जो स्वाधीनता संग्राम है, ये पूरे के पूरे जो लोकगीत हैं उनमें बहुत मिलता है। ऐसे कई लोकगीत हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण है उसमें है कि तुम इतनो आसान न समझो ई माटी को खेलबो, ई माटी में परदे तुमको उल्टे पापर बेलबो, वीर बुंदेलन की जा माटी कछ और है, सांची कह दें चबे न तुमसे ई माटी को कौर है, कहूँ चनन के धोखे में तुम कतरा नहीं चबाओ रे, ई माटी नहीं मिले तुम्हें करो कोटि भाई उपाओ रे, कोटि बात पाओ। तो ये माटी में जन्म लेना अपने आप में एक उपलब्धि है और ईमानदारी से मेहनत से यहाँ पे जो काम करेगा ये माटी उसको सर पर बैठाएगी और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की बात करेगा, जो गलत काम करेगा, ये माटी उसका बदला भी लेगी। ये अंग्रेजों से स्पष्ट हमारे बुंदेलखंड वासियों ने कह दिया था। जैसी कई बातें हैं और मेरी भी बुंदेलखंड पर मेरी करीब 64 किताबें, जिसमें बुंदेलखंड पर मैंने बुंदेलखंड का इतिहास लिखा है, बुंदेलखंड का स्वतंत्रता संघर्ष लिखा है, बुंदेलखंड की संस्कृति लिखी है और ये DK प्रिंट से छपी है। आप देखेंगे पूरा बुंदेलखंड का विस्तार से इतिहास में दिया गया है। और सागर की धरती से डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में मुझे नियुक्ति मिली, तो उनके ऋण से उऋण होने के लिए मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर पर भी एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर एक पीरियड व्यक्तित्व, आप पढ़िएगा, उसमें हरि सिंह गौर के बारे में समग्र जानकारी है। और इतना सब मैंने लिख लिया और मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मैडम ने जो मुझे दायित्व दिया इतिहास संकलन का, असल में क्या मैं चाहता हूँ कि जो लिख चुका है, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जो एक बार लिख चुका उसको मैं दोबारा नहीं लिखता, तो मैं उसको नए सिरे से प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उसको लिखूँ। और जब अच्छी तरह से करने का प्रयास किया जाता है तो देर लगती है, लेकिन मैं मैडम को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं करूँगा और बहुत अच्छी तरह से करूँगा। और 64 किताबों में सबसे अच्छी किताब यही होगी। धन्यवाद। 40 वॉल्यूम में सबसे अच्छा वॉल्यूम इतिहास का रहेगा, ये सुन करके आज हम बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड का इतिहास ही तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी इतिहास के कारण हम जाने जाते हैं। हमारे प्रेम बिहारी अजमेरी जी, जिनको मुंशी अजमेरी जी कहा करते थे, वो लिख रहे हैं, चंदेलों का राज्य रहा चिरकाल जहाँ पर, हुए वीर नरप गंड मदन परमाल जहाँ पर, बड़ा विपुल बल विभव बने गढ़ दुर्गम दुर्जय, मंदिर महल मनोज्ञ सरोवर अनुपम अक्षय, वही शक्ति संपत्तिमयी कमनीय भूमि है, यह भारत का हृदय रुचिर रमणीय भूमि है। यह भारत का हृदय, जैसा नीलिमा जी ने बताया, रुचिर रमणीय भूमि है। तो लेकिन इतिहास समिति अगर देर लगाएगी, हमें इतिहास वॉल्यूम को सबसे आगे रखना है। और हमारा आग्रह ये है, निवेदन श्रीवास्तव जी से ये है कि आप इस इतिहास वॉल्यूम को, इतिहास विभाग को कम से कम अगस्त तक हमको दे दें, ताकि हम आश्वस्त हो सकें। पत्रकारिता हम बाद में रखेंगे, इतिहास और पुरातत्व बुंदेलखंड की जान है, तो इनको हम सबसे पहले रखना चाहेंगे। और इसी श्रृंखला में मैं आवाज़ देती हूँ डॉक्टर मनीष जैन जी को कि आप आएँ और हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपके ही सहयोग से ये बुंदेलखंड
एक दृष्टि आप सब देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जब डॉक्टर साहब से कहा हमारे पास पैसे नहीं है और हम जो है ना 130 पेज की कलर्ड निकलवाना चाहते, तो आपने कहा बिल्कुल चिंता ना करिए, आप प्रकाशन के लिए भेज दीजिए और मेरा सहयोग रहेगा। इस पत्रिका में पूरा सहयोग डॉक्टर साहब का है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनीष जैन जी को। सम्मानीय मंच, मैं बहुत दिन बाद कोई प्रोग्राम में इतना लंबे समय तक बैठा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को मैंने सुना और काफ़ी दिन बाद मैं फील कर रहा हूँ कि एक कुछ ना कुछ मुझे बहुत ज्ञान की बातें मिली हैं या बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ इस क्षेत्र के बारे में, जबकि मैं एकदम शुद्ध बुंदेलखंडी आदमी हूँ, यहीं का पला बड़ा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई बाहर करी लेकिन ज़िंदगी भर से यही हूँ। हमारा रहली के पास गांव है। मैं एक सबसे पहले सरोज मैम को एकदम अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। मैम, एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे 1 घंटे में जो फील हुई है कि एक आपने बहुत अच्छी मोतियों की, हीरा पन्ना की बहुत अच्छी माला बनाई है। इतने अच्छे अच्छे लोग आपके पास हैं कि उनकी सोच इतनी अच्छी। मैं श्वेता मैम को सुना, सर को सुना, हिस्ट्री में नीलमा मैम को सुना, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं आपके पास काम करने वाले, इनको इकट्ठे कर पाना असंभव काम। मतलब ये सबसे बड़ी, वो जैसे बीच में बात हुई कि जो मैनेजर कैसा रहे, टीम वैसी रहती, सेनापति कैसा रहे, सेना वैसी आपकी युद्ध करेगी, लड़ेगी। तो एक सेनापति, बहुत योग्य सेनापति बन के आप आगे बढ़े हैं। और आपके जितने भी हम लोग पीछे पूछ लगू टाइप के जितने भी सैनिक हैं, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छी टीम है करके। मैं सबसे पहले जैसे इंटर किया, मैडम की तबीयत खराब थी, 2 बार वो आई, तो सबसे पहले मैं उनकी आवाज़ सुनी कि उनकी आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही। नहीं तो सबसे पहले हो सकता है कि इसी बात पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत जाए कि मैडम की थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं थी। तो अभी कम से कम सबसे पहले तो मैंने मैडम की आवाज़ अच्छी सुन के मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, कम से कम एक परीक्षा में तो अपन पास हुए। दूसरा, जैसे मेरा मैम से इंटरेक्शन काफ़ी दिन से है, मैं बहुत सारी जगहों पे मतलब मैम से मिलता रहता हूँ। इस चीज़ों का कितना महत्व होता है, जगहों का, लैंग्वेज का। यूनेस्को की जो एक यूनेस्को की इस पर साइट पर काम करते हैं कि एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज की उनकी एक रिसर्च है कि पूरे विश्व में लगभग में 7000 जो भाषाएं हैं, 7000 भाषाएं इंडेंजर्ड स्पीस में रखी हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी हैं। और उनके अलग अलग कैटेगरी है, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कुछ सीवियरली इंडेंजर्ड है, कुछ बर्नेबल हैं। ऐसे अलग अलग उनके कैटेगराइजेशन होते हैं। यूनेस्को ये मानता है कि हर 2 हफ्ते में एक लैंग्वेज इस विश्व से ख़त्म हो जाती है, हर 2 हफ्ते में। और अपने देश में लगभग 200 भाषाएं ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड की स्पीसीज में है। मैंने बहुत पहले कहीं ऐसा एक आर्टिकल पढ़ा था। तो आपका जो काम है या हम सभी का जो काम है, अपन अगर कुछ दिन इस पर बुंदेलखंडी पे भी काम नहीं करेंगे तो अपन एक जो 3-3.5 करोड़ लोगों की भाषा है, लगभग मेरे ख्याल में 4 करोड़ लोग होंगे इस बुंदेलखंड एरिया में, तो जो 4 करोड़ लोग जो भाषा बोलते हों उसको भी अपन कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड लैंग्वेज में कहीं ना कहीं अपन उसको लेके चले जाएंगे। तो ये जो काम शुरू हुआ है, जो कहीं ना कहीं बड़ा एक बड़ा काम है, मतलब जिसको करना जटिल काम है, बड़ा भारी काम है, और इसमें एक जो शुरुआत हुई है मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगी और काफ़ी समाज को, पूरे एरिया को इन चीज़ों से एक पहचान मिलेगी। मैं अपना खुद का एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ कि इन चीज़ों से आपको कितनी सहायता मिलती है। जो अभी सर ने बानपुर का सुनाया, वहाँ पे बानपुर में एक मंदिर है, जैन मंदिर है, क्षेत्रपाल जी कहलाते। मुझे पहली बार में, जबकि वहाँ पे आहार जी, पपोरा जी, जितने भी तीर्थ स्थान है, मैं सबके दर्शन करके आया था। जो हमारा बुंदेलखंड करके आपने एक पुस्तक भेंट करी थी, उस पुस्तक में बानपुर के मंदिर का एक इतिहास था। शायद हो सकता है कि आपने लिखा हो या उसमें इतिहास लिखा था। और वहाँ पे एक संस्कृत जनालय कहलाते हैं जैन में, संस्कृत जनालय मतलब एक मंदिर के अंदर 1008 प्रतिमाएं होती हैं करके। विश्व में सबसे पहले पुराना संस्कृत जनालय पत्थर का वो बानपुर में बना हुआ है। वहाँ जाके मुझे पहली बार पता पड़ा। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि ये जो लैंग्वेज, जो ये नॉलेज होता है, जो ये ज्ञान है, ये लोगों में बंटने में लोग इनसे कहीं ना कहीं सीखते हैं और हमेशा उसी जाति का, उसी समाज का और उन्हीं
क्षेत्रों का कल्याण हुआ है, जिनने अपने इतिहास में हमेशा बोध के भाव रखे हैं। अगर हम अपने इतिहास पर गर्व करेंगे तो आपकी पीढ़ियां भी और आप में भी कहीं ना कहीं गर्व के बोध आएंगे और आप गौरवान्वित होंगे। तो हमेशा आपके इतिहास को बताने वाले, समझाने वाले और लिखने वाले, आप कहीं ना कहीं लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी के पढ़ने में आएगा और वो गौरव के पल, गौरव के क्षण आप हमेशा फील कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं हमेशा हमारे मैनेजर साहब, हमारे मुखिया सरोज मैम और बाकी सभी पूरी टीम के हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और हम तो बेसिकली एक पूरे टाइम एक काम करने टाइप के आदमी हैं कि पूरे टाइम काम करते रहते हैं, और ऐसी चीज़ों से जुड़ना ये हमें लगता है कि हमारी सौभाग्य है। ऐसी चीज़ें हर आदमी के सौभाग्य से नहीं मिलती, ये हमें आपने सौभाग्य दिया है कि हम कम से कम इतनी अच्छी चीज़ों से, इतने अच्छे परिकल्प से जुड़ पाए कि कुछ ना कुछ समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ एक नई चीज़ कर पाएंगे। तो हम हमेशा एक अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, और अभी हम आधा एक घंटे से तो हम अपने आप को बड़े और सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। और बिल्कुल मैं पैसे ऐसों की तो डेफिनेटली आप चिंता नहीं करना, कोई भी पैसे से जहाँ भी जो भी रहेंगे पैसे से तो सब अरेंज हो जाते हैं, वो बहुत ही सेकेंडरी और टर्सरी मैटर है। लेकिन जो आपका काम है इसका कोई ये अमूल्य है, इनका काम कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि जैसे अभी श्वेता मैम सुना के गई, संजय सुनाया कि कहाँ से तो आपने लोग ढूंढ के कैसे कैसे काम हो रहा है, तो एकदम अतुलनीय वर्क है। और मैं हमेशा इससे जुड़ के अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष सेन जी। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप बुंदेलखंड से हैं, और बुंदेली तो मैंने आपसे, आपके मुँह से बोलते हुए कई बार सुना है, लेकिन आज आपका परिचय जान करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बुंदेलखंड विश्वकोश में जो हमारी टीम के मेंबर हैं वो रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, झांसी विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर हमारे इससे जुड़े हुए हैं, छतरपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर जे.पी. शाक्य जी, ये धर्म, दर्शन और अध्यात्म पर काम कर रहे हैं। आज वो आ नहीं पाए हैं हमारे बीच में क्योंकि उनकी अलग अपनी व्यस्तताएं थी। तो जब हमारे विचारक इतने अच्छे हैं, उन्हीं से हम ऊर्जा लेते हैं। हम अलग से भाई साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सबसे कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही एक बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए काम कर पा रहे हैं। तो अब आगामी वक्ता के रूप में, और आज आपने जो आश्वस्त किया है कि आप पैसे की चिंता, और भाई साहब मैं आपको बताऊं, हमारे श्रीमान जी आपके बगल में ही बैठे हुए हैं, ये हमारे नेचर से अच्छे से वाकिफ हैं कि मैं भी पैसे की चिंता कभी नहीं करती हूँ, कभी नहीं। मतलब मुझे लगता है कि अगर कहीं हमें 20-25 हज़ार, 40 हज़ार, 1 लाख तक देना है तो मैं बिल्कुल निसंकोच दे देती हूँ। इन्हें बाद में बताती हूँ, पहले खर्च कर देती हूँ। और आपसे भी सुन करके मुझे लग रहा है कि ये काम दूर नहीं, क्योंकि आज का समय जो है अर्थ योग है। सर्वे गुणा कांचन माश्रियन्ते, बिना धन के कोई काम नहीं होता है। अगर हम एक पेज टाइपिंग कराते हैं तो टाइपिंग का 20 रुपया और प्रूफ रीडिंग का 10 रुपया, ऐसा मिल करके एक पेज 30 रुपए का। अगर हमें 1000 पेज करना है तो कितना पैसा लगेगा आप सोचिए। तो इस तरह से अभी हमारे पास जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो पुस्तकें, इतना खजाना हमारे पास है। अभी हम बुंदेलखंड के साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, जो संस्था प्रमुख रहे हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी पत्रिकाएं हमको भेंट की हैं कि उनको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। इतना अमूल्य खजाना है कि वास्तव में उनको देख करके, पढ़ करके लगता है कि हम बुंदेलखंड के लोग बहुत धनी हैं, बहुत समृद्ध हैं। जब हमारा, अभी भाई साहब ने कहा एक दिन कि सरोज मैडम वो आप अपनी किताब भेज दीजिए, हमें आवश्यकता है, तो हमारा बुंदेलखंड जो 2013 में प्रकाशित हुई, और मेरी आदत है कि कोई भी पुस्तक हो उसकी ई पुस्तक हम जरूर रखते हैं ताकि हमें कभी आवश्यकता हो तो मोबाइल से निकाल के, मैंने तत्काल आपको भेजी। और बुंदेलखंड की वेबसाइट पे भी आप सर्च करिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको
चाहे इतिहास की हो, चाहे किलों की हो, व्यंजन की हो, बुंदेली शब्दकोश, बुंदेली कहावतें उसमें हमने रखे हुए हैं। और जो सामग्री मिल रही है वो बुंदेलखंड वेबसाइट पर भी आ रही है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर नागेश दुबे जी को, आप आएँ और पुरातत्व समिति के बारे में हम सबको बताएं। परम आदरणीय भाई साहब डॉक्टर नागेश दुबे जी। आज बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए, जैसा कि मैडम ने बताया कि सन 1940 से प्रयास कर रहे हैं। बीच में अंतराल के बाद पुनः मैडम के प्रयास से यह विश्वकोश योजना, बुंदेलखंड विश्वकोश योजना प्रारंभ हुई है। तो निश्चित रूप से आज का दिन सबके लिए यादगार रहेगा। और इस आयोजन में मंचासीन हमारे कुलपति प्रोफेसर राजेश ठाकुर जी, दतिया से प्रभारी विनोद मिश्र जी, मैडम डॉक्टर चौहान, डॉक्टर राजीव शुक्ला जी, मैडम नीलिमा जी, चौरसिया जी, और हमारे इस विश्वकोश की निर्देशिका, हम लोगों के जो जिनके दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेसर सरोज गुप्ता जी, मैं सामने देख रहा हूँ कि नीलिमा पिंपापुरी जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि भले ही वो महाराष्ट्र से संबंधित रही हैं, पुणे से रही हैं, लेकिन वो अब अपने आप को बुंदेलखंडी मानने लगी हैं। तो यह बुंदेलखंड की विशेषता है कि यह अपने आप में सब कुछ समाहित कर लेता है। भारत के सभी प्रांतों के लोग यहाँ आकर यहीं के रह गए, यहाँ से जाना नहीं चाहते। मैं देख रहा हूँ विश्वविद्यालय में भी जो लोग विभिन्न राज्यों से आए हैं, वो सागर में ही घर रहकर रिटायरमेंट के बाद रहना चाहते हैं। तो यह बुंदेलखंड का जो अपना क्षेत्र है बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही सरल है और अपनत्व वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि विश्वविद्यालय में हम अपने माननीय कुलपति जी के निर्देश में काम कर रहे हैं, और जब से उन्होंने विश्वविद्यालय का प्रभार लिया है, कुलपति का प्रभार लिया है, तो मुझे तो सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई कि वो जो बुंदेलखंड का सबसे अच्छा संग्रहालय मैं अपने विभाग में बनवाने जा रहा हूँ, जिसके लिए उनके प्रयास से और पूर्व कुलपति मैडम नीलिमा गुप्ता जी के प्रयास से 7.5 करोड़ की परियोजना में पे काम चल रहा है। और यह संग्रहालय जो है निकट भविष्य में संपूर्ण हो जाएगा और एक अद्वितीय संग्रहालय रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। और इस संग्रहालय में बुंदेलखंड के पुरातत्व के जो भी पुरातत्व संबंधी चीज़ें हैं, चाहे मूर्तियाँ हों, चाहे सिक्के हों, मृदुहान हों, दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित की जाएंगी। क्योंकि वर्तमान में जो हमारा संग्रहालय है वो उसका स्थान कम पड़ रहा है, इसलिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने हमारी परियोजना को स्वीकार किया और इस परियोजना पे हमारा काम चल रहा है और लगभग हम लोग 70% काम कर चुके हैं। तो मैं एसपी कुलपति को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके बाद जिस योजना के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, बुंदेलखंड विश्वकोश, इसकी निर्देशिका हमारी बहन जी प्रोफेसर सरोज गुप्ता जी जो हैं, उनको तो मैं अद्वितीय इसलिए मानता हूँ कि वो, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, इतने सभी लोगों को एकत्रित कर लेना, इतने सभी लोगों से काम करा लेना, क्योंकि हम सभी बहुत व्यस्त रहते हैं। अब हर व्यक्ति आजकल के वर्तमान समय में बहुत व्यस्त है और विश्वविद्यालय के हम लोग तो जैसे डी.के. श्रीवास्तव जी ने कहा कि हम लोग जब से इतने सीनियर होते जा रहे हैं, प्रभार बढ़ते जा रहे हैं और व्यस्तता बढ़ती जाती है, लेकिन बहन सरोज गुप्ता जी का जो एक मार्गदर्शन है, इसके बाद भी हम लोग जो है इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो समय उन्होंने हमें दिया है उसमें हम काम कर सकें।
क्योंकि पुरातत्व तो एक ऐसा विषय होता है जो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। मौखिक या जो भी साहित्यिक प्रमाण होते हैं इतिहास जानने के या हमारी संस्कृति को जानने के, यह प्रमाणिक बहुत सब प्रमाणिक नहीं माना जाता है, लेकिन पुरातत्व से यदि उसका संबंध से बैठ जाता है तो वह प्रमाणिक मान लिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता पहले अस्तित्व में नहीं थी, इतिहास में स्थान नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रमाण मिला और पूरी एक नगरीय सभ्यता हमारे सामने आ गई। सागर के बारे में जैसे कहूँ, बुंदेलखंड के बारे में कहूँ कि यह रामायण काल से, और मैं कहूँगा कि पुरापाषाण काल से भी यह स्थान जो है मानव से आवासित रहा है। पुरापाषाण संस्कृति जो सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है, उसके प्रमाण बुंदेलखंड के अनेक स्थान से मिल चुके हैं। हम लोगों ने सर्वे किया है, इस पर हम लोगों ने शोध कार्य कराए हैं और आगे भी कराते रहे हैं और शोध कार्य कराया है हम लोगों ने। इस योजना में हम प्रयास ये रहेगा कि जो भी पुरातत्व से संबंधित सामग्री है उस पर जो काम हो चुके हैं, जो काम चल रहे हैं, उनको भी इसमें समाहित किया जाए। क्योंकि क्या है कि एक विडंबना में मानता हूँ बुंदेलखंड के साथ, बुंदेलखंड जो है बड़ा अभिशप्त रहा है। इतना सुरम स्थान, इतनी वीर भूमि और इतना आदम साहस से परिपूर्ण भूमि जो है वो इसलिए अभिशाप भी रहा है, क्योंकि पूरे भारत में बुंदेलखंड और मध्य भारत एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिन्होंने मुगलों से लेकर, और मैं तो कहूँगा कि प्राचीन काल में यवनों से लेकर, हूणों से लेकर, कुषाणों से लेकर, इन सब का प्रतिशोध किया है। मुगलों का प्रतिशोध यहाँ के राजाओं ने किया, बुंदेली नरेशों ने किया। अंग्रेजों का विद्रोह, जैसा कि वक्ताओं ने कहा है कि 1842 में सबसे पहले बुंदेला विद्रोह हुआ है। वो भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 उसके 15 साल पहले, और यह सफल भी हो जाता, लेकिन कुछ हर देखते इतिहास में कि कुछ अपने लोगों की दगाबाजी से वो विद्रोह असफल हो गया। 1857 का भी जो विद्रोह वो अपने लोगों की वजह से असफल हो गया। तो असफल तो हुआ ही, लेकिन मैं मानता हूँ पुरातत्व की दृष्टि से बड़ा हमारा हिरास हुआ, क्योंकि जितने भी राजाओं का महल थे, गढ़ी थे, मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, मुगलों ने तोड़ी या मुस्लिम शासकों ने तोड़ी। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से, और जो इनकी स्थापत्य थे, जो इनके कीर्तिमान थे, जो बुंदेलखंड के मतलब स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य और नगर स्थापत्य या जो भी स्थापत्य मूर्तियाँ थी पुरातत्व संबंधी जो भी महत्वपूर्ण चीज थी, वो खंड खंड हो गए। लेकिन इसके बाद भी कहते हैं ना, ये खंडहर कह रहे हैं कि इमारतें बुलंद थी। तो बुंदेलखंड में जो भी बचा है, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उनके सब महल बचे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बुंदेलखंड जो ना विद्रोह की ज्वाला रही और कई बार भाई अभी भी बुंदेलखंड में जो विद्रोह या सच को बात कहने की क्षमता बुंदेलखंड में है वो कहीं नहीं। इसका परिणाम हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या जो भी लोग हैं और स्थानीय जो उद्योगपति हैं या जो वो सहन करते हैं। तो मैं कहूँगा पुरातत्व की दृष्टि से जो भी हमारे पास पुरातत्व के सर्वेक्षण से, उत्खनन से और शोध कार्य से हमें प्राप्त हो रहे हैं, हुए हैं, उनको मैं प्रमाणिक रूप से बुंदेलखंड पुरातत्व समिति के माध्यम से एक प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत करूंगा। और इस दिशा में मैं आगे बढ़ चुका हूं, और जैसा कि मैडम का आदेश है कि इसको जो है हमें समयबद्ध रूप से पूरा करना है, तो मैं ब्रजेश जी दोनों मिलकर इसकी काम करेंगे। मैंने जो भी सेमिनार आयोजित कराए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और जो भी परियोजना हमने ली हैं वो बुंदेलखंड पे ली हैं। अनेक पुस्तकें हमने बुंदेलखंड पे निकाली हैं, जैसे कि मैडम नीलिमा जी ने बताया कि उन्होंने बुंदेलखंड पर काफ़ी बुक निकाली है। मैंने भी और ब्रजेश जी ने दोनों ने मिलकर और मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के सहयोग से सागर का सांस्कृतिक इतिहास, इस पर एक बहुत अच्छा हम लोगों ने बुकलेट निकाली है और काफ़ी निकाली है, और करीब 200 सुपर पेज है और बड़ा सुंदर उसको बनाने का प्रयास किया है, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में। आगे हमारा प्रयास है कि बुंदेलखंड पर जो जैसे मैडम के निर्देशन में काम करना है हमें, इसको हम काम करेंगे और प्रयास करेंगे समयबद्ध रूप से हम
इसको पूरा कर सकें। लेकिन जो भी बात करेंगे प्रमाणित रूप से करेंगे और जिसमें कभी कोई आशंका ना हो, उस जो भी हमारा काम करेंगे उसके लिए हम लोग सुझाव आमंत्रित करेंगे। यदि कोई बात छूट जाती है उसको हम संशोधन करेंगे। जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि विश्वकोश निरंतर इसका एडिशन निकलते रहेंगे और संशोधन होते रहेंगे। तो हम लोग, मेरा प्रयास रहेगा, मेरी समिति का प्रयास रहेगा कि मैं इस दिशा में बुंदेलखंड के लिए खासतौर से मैं इस माध्यम से कुछ योगदान कर सकूं। मेरा यह मैडम से आग्रह भी है और मेरा उनसे वचनबद्ध भी मैं हूँ कि वो उनका आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम लोग इस काम को पूरा कर सकें। धन्यवाद।